मित्रों नमः संस्कृताय। मिथिलेश हरदैनिया के साथ जुड़ रहे हैं आप एक नई क्लास में। मित्रों संस्कृत में आपने अभी तक विभक्तियाँ पढ़ी और बहुत सारे विभक्तियों के सूत्र सरल तरीके से समझाए गए हैं ताकि आपको समझ में आ जाएं। तो मैं आपसे ऐसी अपेक्षा रखता हूं कि निश्चित तौर पे आपने वो सूत्र सीख लिए होंगे। मित्रों हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग लेट जुड़ रहे हैं, मतलब शुरू से नहीं जुड़ पाए हैं वो अपने चैनल के साथ, तो अपने परिवार के वो सदस्य नहीं बन पाए या लेट बन पाए। तो हम आपसे बराबर कह रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। कई लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम लेट हो चुके तो अब हमें क्या मतलब सब्सक्राइब या बेल आइकॉन दबाने का। तो मित्रों अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकॉन नहीं दबाएंगे तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप परिवार के सदस्य कैसे बन पाएंगे, और बेल आइकॉन नहीं दबाएंगे तो आप तक नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेगा, अर्थात जो वीडियो बन रही हैं डेली उनका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा तो आप निरंतर नहीं देख पाएंगे आगे का। जैसे बहुत सारे लोग क्या एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए भी कहा है, तो वो डाउनलोड कर लेना चाहिए क्योंकि हर संडे को आपका टेस्ट होता है। यदि टेस्ट देना है तो निश्चित है अपना मूल्यांकन करने के लिए टेस्ट देना चाहिए, तो फिर टेस्ट देने के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। मतलब उससे हमारा पर्टिकुलर जो लाभ है तो वो तो ठीक है, परोक्ष में है, प्रत्यक्ष कुछ भी लाभ नहीं है उसमें, परोक्ष है। लेकिन मित्रों आपका प्रत्यक्ष लाभ है उससे। हम सबको क्या आप नगद इतना दे रहे हैं कि हम आपके लिए परेशान हैं मित्रों, तो प्रत्यक्ष लाभ हमारा कोई नहीं है। हालांकि परोक्ष लाभ उससे होता है, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष लाभ आपका ज़्यादा है। तो आप जुड़िए और बेल आइकॉन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए और एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें। जो प्रश्न पत्र हैं वो आपको मिल जाए। मित्रों आगे हम प्रश्न सीरीज भी चलाने वाले हैं, टॉपिक वाइज प्रश्न सीरीज जब चलाएंगे तो उसमें 30 या 40 या जो संख्या रखेंगे निश्चित समय अनुसार, तो वो प्रश्न सीरीज आपको फिर नहीं मिल पाएगी। प्रश्न रखेंगे, 4 ऑप्शन होंगे उसका कौन सा ऑप्शन सही है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, तो उससे बहुत लाभ होगा। मतलब अगर 1 महीने या 15 दिन भी टेस्ट सीरीज चल जाती है या 1 माह चल जाती है और अगर 30 प्रश्न हम आपको डेली दे रहे हैं तो आप आइडिया लगाइए कि 3 × 9 1000 प्रश्न एक सब्जेक्ट के आप तक पहुंच जाएंगे विथ पेडागोजी। तो 1000 प्रश्न कम है क्या मित्रों? तो निश्चित तौर पे आप इस तरह से तैयारी करिए, हमारे अनुसार तैयारी करिए तो निश्चित सफलता मिलेगी। हम प्रयासरत हैं, निरंतर चिंतन कर रहे हैं, अपनी टीम के साथ इस पर निश्चय करते हैं, निर्णय लेते हैं, चिंतन करते हैं और आपके हित की सोचते हैं। तो फिर आप भी जुड़े रहिए हमसे और निरंतर पढ़ते रहिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। आगे हम निश्चित आपको मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मित्रों विषय में आगे बढ़ते हैं तो आज हम अव्यय प्रकरण पढ़ेंगे, ठीक है। अव्यय प्रकरण, अव्यय प्रकरण। मित्रों अव्यय प्रकरण में अव्यय पढ़ना है और अव्यय हम हिंदी में तो आपको पढ़ा चुके हैं कि जिनका व्यय ना हो वो अव्यय कहलाते हैं, क्योंकि आ, निह, निर, अन जिन शब्दों के पहले जुड़ते हैं तो वो शब्द को नकारात्मक कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ आ लगा है और व्यय लगा है। तो जिसमें व्यय ना हो, जो खर्च ना हो शब्द, ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। मतलब जिन शब्दों के रूप नहीं चलते, ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं लिंग वचन काल कारक के अनुसार, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो शब्द अव्यय कहलाते हैं। मित्रों सदृशम त्रिषु लिंगेषु एक श्लोक है इसका, तो सदृशम त्रिषु लिंगेषु जो तीनों लिंगों में समान रहते हैं। सदृशु मतलब एक समान, त्रिषु लिंगेषु तीनों लिंगों में, और सर्वासु च विभक्तिषु और सभी विभक्तियों में समान रहते हैं, और वचनेषु च सर्वेषु सभी वचनों में। यन न व्येति तत् अव्ययम, यन न व्येति जिसका व्यय न हो, तत् अव्ययम, तद अव्ययम कह दें या तत् अव्ययम, तकार का दकार हो जाएगा, उसे हम अव्यय कहते हैं। मतलब जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सभी विभक्तियों में
कोई परिवर्तित ना हो या न व्ययति, जिसका व्यय ना हो, खर्च ना हो, परिवर्तित ना हो, तद अव्ययम, उसे हम अव्यय कहते हैं। मित्रों, न व्ययम इति अव्ययम, ये सूत्र है। न व्ययम इति अव्ययम मतलब जिसका व्यय ना हो वो अव्यय है। तो अव्यय के फिर भेद बताए गए हैं। तो मित्रों, हिंदी में जो हमने आपको अव्यय पढ़ाया है वहाँ अव्यय के 4 भेद किए हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। लेकिन यहाँ हम संस्कृत की बात करेंगे तो संस्कृत में इसके 5 भेद करना है। तो मित्रों, यहाँ क्रिया विशेषण रहेगा और समुच्चय बोधक रहेगा, विस्मयादि बोधक रहेगा। मतलब 3 मैच कर रहे हैं हिंदी से। हम हिंदी और संस्कृत दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करके आपको पढ़ाते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो आप कि हिंदी में क्या है और यहाँ क्या है। तो 3 मैच कर रहे हैं, उसके 4 भेद हैं हिंदी के और यहाँ 5 भेद हैं। तो इसमें 2 एक्स्ट्रा कौन से हैं? तो मित्रों, इसमें उपसर्ग जुड़ जाते हैं और एक चादी करके होता है, चादी, बड़ा चा और छोटी दी, चादी मतलब चा आदि। तो चादी और उपसर्ग इसमें 2 और बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, उपसर्ग और चादी, ऐसे 5 भेद यहाँ पर हो जाते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग तो आप जानते हैं, उप मीन्स होता है निकट और सर्ग मीन्स होता है खंड। मतलब किसी शब्द के जो पास का टुकड़ा हो वो उपसर्ग कहलाता है। मतलब ये नज़दीक रहता है, उसके पहले रहता है, और जो बाद में रहता है वो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। जो पहले जुड़ता है वो उपसर्ग कहलाता है। तो मित्रों, जो पहले जुड़ते हैं वो उपसर्ग हैं। तो यहाँ उपसर्गों को पढ़ना है। तो उपसर्ग पढ़ने के लिए आप देखें, यहाँ एक सारणी बनाएंगे। उपसर्गों की संख्या कितनी है? संस्कृत में ये आपको पता है, निश्चित है कि ये 22 होती है। तो उपसर्ग है क्या? उपसृज्यन्ते धातु नाम समीपे क्रियन्ते इत्युपसर्गा। मतलब उपसृज्यन्ते धातु नाम समीपे, जो धातुओं के समीप आकर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं, इत्युपसर्गा, इसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रा है, तो प्रा एक उपसर्ग है और यहाँ पर ह्री धातु है। मित्रों, यहाँ ह्री धातु है तो यहाँ प्रहरति शब्द बन जाएगा, प्रहरति। तो प्रहरति मीन्स होता है पीटता है। ऐसे प्रा प्लस कारः प्रकारः, तो इस तरह से शब्द बन जाते हैं और ये उपसर्गों की भूमिका होती है। मित्रों, उपसर्गों की यदि संख्या की बात करें तो उपसर्गों की संख्या 14 होती है। हिंदी में कुछ किताबें 13 लिख रही हैं। संस्कृत की यदि बात करें तो 22 होते हैं। तो हम देखते हैं 22 उपसर्ग। मित्रों, ये रहे उपसर्ग, इनकी संख्या 22 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। मित्रों, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। बस इनके साथ एक विडंबना है, मैंने जो देखी है पुस्तकों में, कि यदि 10 किताबें मेरे पास हैं तो कुछ किताबों में अंतर मिल रहा है शब्दों में। तो ये थोड़ी सी समस्या है, मतलब मानकीकरण की समस्या है। तो प्रयास किया है कि ये जो उपसर्ग हैं यही मानकीकृत हैं, ऐसा प्रयास किया है। और वो प्रयास कैसे किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों में देखा गया है। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों में उपलब्ध है वो ये शब्द हैं, बाकी अंतर मिलता है, ये निश्चित है। तो पहला देखिए आप, प्रा। जो प्रा उपसर्ग है वो प्रमुखता के भाव में लिया जाता है। जैसे आचार्य है, आचार्य शब्द में प्रा उपसर्ग लगेगा तो प्राचार्य बनेगा। तो आचार्य के पहले जब प्रा जुड़ेगा तो प्रा में प्रमुखता का भाव या आचार्य में प्रमुखता का भाव आ जाएगा, तो प्राचार्य शब्द बन जाएगा। जैसे यहाँ पर परा है, तो परा मतलब होता है पृष्ठतः, मतलब पृष्ठतः के भाव में। मित्रों, भाव क्या होता है और अर्थ क्या होता है, दोनों का अंतर है। जैसे हमने यहाँ प्रा का आपको भाव बताया, वो प्रा का शाब्दिक अर्थ नहीं है प्रमुख, एक भाव होता है और एक अर्थ होता है। मतलब एक शब्दार्थ होता है और एक भावार्थ होता है। तो शब्दार्थ मतलब जैसे
ऊष्ट्र, तो ऊष्ट्र का जो शब्दार्थ है वो है ऊंचा, लेकिन भावार्थ है ऊंट। वास्तव में ऊष्ट्र शब्द का अर्थ होता है ऊंचा, लेकिन उसका भावार्थ क्या है कि जो हमें पशु ऊंचा देखा उसको हम ऊष्ट्र कहने लगे, तो वो भावार्थ है। तो मित्रों, भावार्थ अलग चीज़ होती है, बिल्कुल हटके होती है। और भाव यदि हमें क्लियर नहीं है, जैसे कोई गद्य खंड है या कोई पद्य खंड है, या मैं हिंदी पढ़ाता हूँ और संस्कृत पढ़ाता हूँ और कोई छात्र आए मेरे पास कोई कविता लेकर कि सर इस कविता का अर्थ बता दीजिए, तो मैं उस कविता का अर्थ बताने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। क्यों? क्योंकि हिंदी या संस्कृत में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं। तो अनेकार्थी शब्द में पता नहीं कि उस कविता में किस शब्द का क्या भाव लिया गया है। जैसे अंक मीन्स गोद भी होता है, अंक मीन्स धब्बा भी होता है, अंक मीन्स चिन्ह भी होता है। तो पता नहीं उस कविता में जो अंक लिखा है उसका मूल भाव क्या होगा। तो यदि वो कविता मैंने पहले से पढ़ी है तो मैं प्रॉपर अर्थ बता सकता हूँ, लेकिन यदि पढ़ी नहीं है तो ये आवश्यक नहीं है कि एक शिक्षक हर कविता का अर्थ उसी भाव में बता सकता है। जैसे कोई पंक्ति लिख दें और उस पंक्ति के भाव बदल जाएंगे सोच के अनुसार। हमारे यहाँ एक चौराहा है, उस चौराहे में एक मिठाई की दुकान है समोसे की। एक सज्जन समोसे खाने गए तो समोसे वहाँ खा रहे थे, तो दही की हांडी उस दुकानदार ने बाहर रख दी निकाल के, चींटियाँ लग गई होंगी नीचे। बहुत व्यस्त दुकानदार है, समोसे बहुत बिकते हैं। कौवा आया, वो दही खाने लगा तो उसने समोसा उठा के मार दिया, ऑन स्पॉट कौवा खत्म हो गया वहाँ। तो वो जो समोसा खा रहे थे, एक वो महोदय कवि थे, तो उनके अंतर मन में पंक्तियाँ निकली कि बताइए वो भोजन के लिए कौवा आया और बेचारा मारा गया। तो उनने लिख दिया कि काग दही पर जान गंवायो, काग दही पर जान गंवायो। मित्रों, ये पंक्ति वो अब कहाँ लिखते, उनके पास ना कागज था ना पेन था। पानी पीने गए तो वहीं दीवार खाली थी, तो एक पत्थर उठाया और लिख दिया काग दही पर जान गंवायो। वो चले गए, वहाँ एक वकील साहब आए समोसा खाने, तो वकील साहब ने समोसा खाया और पानी पीने गए तो उनका पैर फिसल गया। पैर फिसल गया मतलब कोई कागज उड़ गया होगा, उनका फाइल लिए थे, कोई कागज उड़ गया, तो कागज पकड़ने के लिए दौड़े तो पैर फिसल गया। पैर फिसल गया तो गिर गए, तो जब गिर गए तो उनकी नज़र पड़ी इन पंक्तियों पर। लेकिन इस पंक्ति का उन्होंने अर्थ क्या निकाला, कागज ही पर जान गंवायो। मतलब उनने इस पंक्ति का अर्थ निकाला कागज ही पर जान गंवायो। मित्रों, भाव बदल गया। मतलब किस कारण से ये पंक्ति लिखी गई थी और वकील साहब ने क्या अर्थ निकाल लिया। अब वो सोच में पड़ गए कि वाह, मतलब अल्लाह ने ये उकेर दी। जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान शरीफ थोड़ी लिखा, अल्लाह ने जो आयतें हैं कुरान शरीफ की वो पत्थरों पर उकेरी। तो केवल जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं उन उकेरी हुई आयतों को उन्होंने कुरान शरीफ में रख दिया। तो वो अल्लाह का मैसेज है, मतलब ये केवल मैसेंजर हैं अल्लाह और बंदों के बीच, पैगंबर मोहम्मद साहब। तो उन्होंने ये देखा कि अरे वाह, अल्लाह ने ये पंक्ति बिल्कुल उकेर दी है मेरे लिए, कागज ही पर जान गंवाए, मतलब कागज के चक्कर में हमारी जान चली जाती। मित्रों, वो चले गए सोचते हुए। कुछ देर बाद ऐसे टपोरी टाइप लड़के आए। टपोरी टाइप लड़के समझ गए ना आप, कुकर मुत्ता कट बाल, निपचे पैंट और महंगी महंगी गाड़ियों से, मुझे तो नाम भी नहीं आते उनके, CR51 कौन से हैं वो। तो जब वो 4-6 लड़के आए, बोले आओ समोसा खप जाए, तो एक लड़का पानी पीने गया, बोले देखो देखो क्या लिखा है। बोले क्या लिखा, तो उनने इन पंक्तियों को पढ़ा, का गदही पर जान गंवायो। मित्रों ध्यान रखिएगा, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, समझ गए ना आप। उन लड़कों ने इसका क्या अर्थ निकाला, और वो एक लड़के को बुलाता है, बोले देखो देखो क्या लिखा है। बोले क्या लिखा, बोले देखो इसमें लिखा है का गदही पर जान गंवायो। तुम बोले बिल्कुल परेशान हो फालतू में यार,
उसके पीछे का गदही पर जान गंवायो। मतलब समझ गए आप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। एक पंक्ति के भाव, पंक्ति वही है लेकिन उस पंक्ति को लोगों ने अपने अनुरूप कैसे डाल लिया उसको। और वास्तविक भाव उसके क्या थे कि कौवा मर गया था दही खाते वक्त समोसे से, तो कवि के अंतर्मन से, हृदय से जो पंक्तियां निकली थीं वो पंक्ति थी ये कि काग दही पर जान गंवायो। और वकील साहब ने उसको कागदही पर जान गंवायो और उन टपोरी टाइप लड़कों ने कागदही पर जान गंवायो, ऐसे अर्थ निकाले। तो मित्रों ये भाव है, तो इनके कोई अर्थ नहीं होते इन शब्दों के, इनके भाव होते हैं। जैसे हमने अभी बताया आपको परा, तो परा का भाव है पृष्ठता या पीछे। तो जरूरी नहीं है कि जहां परा लगा हो तो वही भाव में अर्थ निकले, भाव बदल सकता है प्रयोग के अनुसार। तो परा जहां लगेगा, जैसे पराजय, तो पराजय जय का अपोजिट है। जहां जीत है, जीत के पीछे हार है या हार के पीछे जीत है। तो कुछ ऐसा भाव निकालना पड़ेगा, क्योंकि शब्दार्थ नहीं है कि उनका अर्थ ज्यों का त्यों ही आएगा, तो ऐसा नहीं होता है इसमें। मित्रों अगला देख रहे हैं आप अप। तो अप का अर्थ इसमें है लघुता के या हीनता के या दूर के भाव में, जैसे अपहार या अपकार या अपनयति। तो इस तरह से सम्यक प्रकारेण, समान रूप से। तो जैसे संस्कार, सम प्लस कार होता ना, सम प्लस कार, संस्कार। अनु, तो अनु का उदाहरण है यहाँ अनुगमन। तो अनु का जो अर्थ है वो पश्चात या सह के भाव में होता है। मित्रों अगला है अव, दूरम या नीचे के भाव में होता है। जैसे अवतारः, तो नीचे, जो ऊपर से नीचे आया वो अवतार है। अवमान, अवतरति, ये इसके उदाहरण है। फिर है निस, ये निस। मित्रों निस या निहि एक ही है, ऐसे निर या निहि एक ही है, दुस या दुह एक ही है, दुर या दुह एक ही है, क्योंकि जो विसर्ग है उसी का परिवर्तन रा में हुआ है, उसी का साम है, उसी का रा में, उसी का साम है। रा का परिवर्तन कहाँ होता है? विसर्ग संधि के 8वें नियम में। और ये सा विसर्ग का सा में परिवर्तन या सा का विसर्ग में परिवर्तन होता है। विसर्ग संधि का देखिए आप सा के नियम है जहाँ, तो तीसरा नियम में सा में परिवर्तन होता है। तो इस तरह से चाहे नी लिखा हो या निस लगा हो एक ही है, नी लगा हो या निर लगा हो एक ही है। तो यहाँ निस में बिना या बही, जैसे निस्सार। अब नी प्लस सार, मित्रों यहाँ देखिएगा आप, यहां निस है, निस प्लस सार। और एक उदाहरण इसमें दिया हुआ है निस्संक, निस्संक। अब वो ये अगर परीक्षा में देंगे तो आपसे पूछ लेंगे कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, और ऑप्शन में निस जरूर लिखेंगे, निस लिखेंगे, दुर लिखेंगे या निज लिखेंगे, कुछ भी लिख देंगे। और अधिकतर लोग इसे लगा देंगे, अधिकतर लोग इसे लगाएंगे, बल्कि ये नहीं है ये है। तो फिर आपको लग रहा होगा कि सरौता वाला सा मतलब दंतव सा है और यहाँ तो तालब्य सा है, तो ऐसा परिवर्तन कैसे हो गया? तो मित्रों ये संधि के अनुसार होता है। निस प्लस शंख, तो ये निस या निह दोनों एक ही है। तो नी प्लस शंख जब होगा तो ये विसर्ग संधि का पहला ही नियम, सॉरी 5वां नियम, विसर्ग संधि के 5वें नियम में हमने आपको बताया था कि यदि विसर्ग के बाद सीटी वाला सा हो तो विसर्ग के स्थान पर सीटी वाले सा में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर नी और सीटी वाला सा आधा और संक इस तरह से बन जाएगा। यहाँ तक आप देख पा रहे हैं नीचे निस्संक, इसलिए यहाँ पर निस्संक हो गया है। तो निस प्लस सार, निस्सार भी इसी में है और निस्संक भी इसी में है, भले वहाँ पर तालव्य सा है। तो ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। आगे जैसे है दुस, तो दुष्कर, दुस्सह और दुश्चरति। तो मित्रों दुह या दुस
एक ही है। तो दुह प्लस चरति, अब दुह प्लस चरति आएगा तो मित्रों यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो तो सरलता वाले सा में परिवर्तन होता है, तो वहां दुश्चरति होगा। देखते हैं इसके भी तीनों, जैसे दुष्कर, यहां दुष प्लस कर, और यहीं से एक है दु प्लस स, या दुष प्लस श, और यही है दुष प्लस चरति, चरति। तो मित्रों देखिएगा आप कि दुष मतलब वास्तव में दुह, तो दुह प्लस कर होगा। तो आपको बताया था कि यदि विसर्ग के पहले छोटा बड़ा छोड़कर कोई अन्य वर्ण आए, विसर्ग संधि के चौथे का रोमन काउंटिंग सेकंड, देखिएगा आप यदि आपने नोट्स बनाए हो, विसर्ग संधि में जो चौथा नियम आपको बताया था, उस चौथे नियम में रोमन काउंटिंग सेकंड में ये बताया था आपको कि यदि विसर्ग के पहले छोटा बड़ा ना होकर उसके अलावा कोई अन्य स्वर हो और उसके बाद काखा पाफा में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला सा हो जाता है। मतलब दुष प्लस कर जो शब्द बनेगा वो बनेगा दुष्कर, ऐसे बनेगा, षटकोण वाला सा आएगा, मूर्धन्य सा। और यहाँ दुस्सह है, तो यदि विसर्ग के बाद अगर यहाँ पर दुह मान लिया जाए और यहाँ सह है, तो यदि विसर्ग के बाद जो भी सा होता है उसी सा में परिवर्तन हो जाता है, तो ये जो कहते हो ऐसे बन जाएगा दुस्सह। और यहाँ चूंकि चा है तो ये नियम आपको बताया था कि दुह प्लस चरति, यहाँ दुह आ जाएगा और प्लस चरति। तो विसर्ग के बाद यदि चा छा हो तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य सा हो जाता है या सीटी वाला सा हो जाता है, तो इसका शब्द बनेगा दुश्चरति, दुश्चरति, इस प्रकार से। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा आप कि यहाँ अगर दुश्चरति शब्द आ जाता है कि दुश्चरति में कौन सा उपसर्ग है, तो दुह या दुस उसमें ऑप्शन में होगा, दोनों एक ही है मित्रों, दोनों नहीं मिलेंगे आपको, या तो दुह मिलेगा या दुस मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि सा में परिवर्तन हो जाता है वहाँ। उसके अलावा दुर, जैसे दुर जहाँ लगता है तो बुरे के रूप में लगता है, तो दुर्गम या दुराचार, दु प्लस गम और दुर प्लस आचार, दुराचार। और यहाँ आ, बड़ा आ, तो बड़ा आ जहाँ लगता है वो पर्यंत के लिए होता है या तक के लिए प्रयोग में होता है, जैसे आच्छादा या आकंप। नी, नीचे के रूप में होता है, निपत या निग्रहणाति। मित्रों सु, अच्छे के भाव में होता है या सम्यक, उत्तमता के भाव में होता है, सुयस और सुचरति। मित्रों सु और कु मैंने एक बार क्लास में पढ़ा दिए, तो मेरा एक शिष्य था, बहुत मानता था वो मैं जैसा कह देता था तो वो मान लेता था, ब्लाइंड सपोर्टर। अब वो अपने ससुराल गया होगा तो वहाँ सासों ने बुलाया होगा उसको कुंवर साहब, तो उसने तो ये लगा कि कु उपसर्ग लगा है तो ये तो कुंवर वर है, मैं तो दूल्हा हूँ, वर हूँ, और इनने कु क्यों लगा दिया, तो वो बुरा मान गया। तो जितनी बार वो कुंवर साहब कहें उतनी बार वो बुरा माने, क्योंकि कु बुरे के अर्थ में लगाया जाता है, उसने ये पढ़ा था, और सु अच्छे के अर्थ में। तो मित्रों सु तो नहीं लगा सकते ना वहाँ, बाकी समझदार हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से समस्याएं आ जाती हैं पढ़ाई में भी। तो आपको इतना भी नहीं पढ़ना कि बिल्कुल मैंने जैसा कह दिया तो बस, थोड़ा सा वहाँ चिंतन भी करना है, क्योंकि ये भाव हैं, समय के अनुसार, इस परिस्थिति के अनुसार भाव बदलते रहते हैं। तो सु उत्तमता के लिए सुचरति या सुयस। अभि, अभिमुख, अभिगमन और अभिमन्यते। परि के लिए परितः या परिवर्तते, परिवृतः। उप निकट के लिए यूज होता है, और परिवर्तते या परिवृतः, परिवृतः मीन्स होता है चारों तरफ। उप, उपदिशति और उपासना। मित्रों उपासना या उपवास, अभी नवरात्रि चल रही है तो नवरात्रि में आप उपवास रखेंगे, कई लोग होंगे, लेकिन उपवास का मतलब कभी समझा है आप? वास मीन्स होता है स्थान और उप मीन्स होता है निकट।
तो निकट बैठकर वास करना, किसके? देवता के निकट। अब नवरात्रि है, देवी का त्योहार है, तो देवी के पास बैठकर आराधना करना ही उपवास है। तो आप उपवास तो रहते हैं, दुनिया में घूमते हैं, देवी के पास बैठते नहीं हैं, तो वो उपवास कैसे हो सकता है? तो उपवास नहीं है। भारत में उपवास का शुद्ध रूप नहीं देखने को मिलता है। अति, अत्यधिक के रूप में, अतिक्रम या अति निद्रा, प्रति, प्रति विरोधादि के रूप में, जैसे प्रतिवाद, प्रतिध्वनि। इसके बाद अपि, अपि माने निकट और भी के रूप में होता है, जैसे अपिगिरति और अपिधत्ते। मित्रों, अपिधत्ते मीन्स ढांकना होता है और अपिगिरति मीन्स स्तुति करना होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। मित्रों, कई बार एक शब्द में तो दो दो तीन तीन उपसर्ग लगे रहते हैं, दो दो तीन तीन उपसर्ग। जैसे प्रत्यागच्छति शब्द है, प्रत्यागच्छति। अब प्रत्यागच्छति शब्द में आप देखें तो प्रत्या, तो यहां प्रति उपसर्ग लगा है, प्लस आ, क्योंकि ई का या बनेगा और फिर ये आ जुड़ेगा, तो प्रति प्लस आ प्लस गच्छति। मित्रों, दुर्व्यवहार शब्द है एक, दुर्व्यवहार। इस शब्द में आप देखें तो दुर प्लस वी प्लस औ प्लस हार। तो मित्रों, हार अगर एक शब्द हो गया तो हार शब्द में आप देखिए दुर, वी, अव, तीन तीन लगे हैं, तो दो दो तीन तीन उपसर्ग भी लग सकते हैं एक शब्द में। तो इस तरह से आप उपसर्ग में ध्यान दीजिएगा। उपसर्ग को कंप्लीट करने के बाद अगले टॉपिक में जाएंगे, जो टॉपिक होगा क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण को देखते हैं। मित्रों, ये रहे क्रिया विशेषण। देखिए, अपि, इव, एव, कदा, कुतः, मा, इतस्ततः, यत्तत्, अत्र, तत्र, यत्र, तत्र, यावत्, तावत्, शनैः, शनैः, इदानीं, सम्प्रति, ह्यः, अद्य, श्वः, सर्वदा, एष्मा, प्रातः, नक्तं, बहुधा, यथा तथा, एकदा इत्यादि भी। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, शनैः शनैः भी है, परश्वा है, कदाचित है, ऐसे बहुत सारे हैं। मतलब इनकी संख्या कोई निश्चित नहीं है। जैसे उपसर्गों की संख्या 22 है, तो इनकी संख्या निश्चित नहीं है। इनके प्रयोग देख लें, ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि इनके रूप तो चलते नहीं हैं, ये जहाँ भी आएंगे ऐसे ही आएंगे, ज्यों के त्यों आएंगे। तो अपि का प्रयोग आपने कई जगह देखा होगा, जैसे रामेण सह लक्ष्मणा अपि वनम अगच्छत, मतलब रामेण सह लक्ष्मणा अपि, मतलब राम के साथ लक्ष्मण भी, तो वहाँ अपि का प्रयोग हुआ है, तो अव्यय है। ऐसे पहचानने के लिए प्रश्न आते हैं, वाक्य लिख देंगे और उसमें पूछ लेंगे कि इसमें अव्यय शब्द कौन सा है या अव्यय पद कौन सा है, तो फिर आपको अव्यय की पहचान करनी होगी। तो ध्यान से देख लीजिए उपसर्गों को, क्रिया विशेषणों को, आगे चादी वगैरह बताएंगे, तो उसके जो भी शब्द हैं वो सब आपको देखना है। जैसे एव है, तो एव में मातृभूमि माता एव भवति, मातृभूमि माता के समान होती है। फिर यहाँ एव के बाद देख रहे हैं आप, एव, एव माने होता है ही, तो सत्कर्म एव करणीयम, सत्कर्म एव करणीयम मतलब सत्कर्म ही करना चाहिए। तो एव मीन्स समान होता है और एव मीन्स ही होता है। यहाँ कदा, कदा है या माँ है, माँ मीन्स नहीं होता है। तो यहाँ कदा में भवान विद्यालयम कदा गमिष्यति, भवान मतलब महोदय, महोदय आप विद्यालय कब जाएंगे या आप विद्यालय कब जाएंगे। कुतः, जैसे भवान कुतः गच्छति। इस तरह से इतस्ततः, त्वम इतस्ततः किमर्थम भ्रमसि, तुम यहाँ वहाँ क्यों घूमते हो। इतस्ततः मतलब यहाँ वहाँ होता है या इधर उधर होता है। यत् तत् मतलब जो वो, तो यत् इच्छति तत् स्वीकरोति। अत्र, अत्र मतलब यहाँ होता है, तत्र मतलब वहाँ होता है, और यत्र तत्र मतलब
जहाँ वहाँ होता है। यथा तथा, यथा राजा तथा प्रजा, यथा तथा देखिए लिखा हुआ है यहाँ, यथा तथा। एकदा अहम विद्यालयम गच्छति, एक बार मैं विद्यालय गया तो एकदा। इस तरह से बहुत सारे हैं। यावत तावत, यत्र तत्र, यत्र वर्षा तत्र जलम, यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र धूम्रः, जहाँ जहाँ अग्नि वहीं वहीं धुआं। यावत तावत, यावत मित्रम आगच्छति तावत अहम क्रीडामः, शनैः शनैः गजा शनैः शनैः चलति। तो मित्रों शनैः शनैः का प्रयोग भी खूब मिलता है। आपने वो संस्कृत गीत खूब प्रचलन में आया था एक बार, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तो शनैः शनैः मम जीवने आगच्छतु, ऐसा गीत संस्कृत में है, आप सुन सकते हैं सर्च करके। तो इस तरह से इनका प्रयोग खूब मिलता है। ये क्रिया विशेषण होते हैं, ये अव्यय होते हैं। तो इस तरह से इनका प्रयोग आपने देखा। और इसके बाद अगले उसमें जाएंगे जो चादी है। चादी मतलब चा आदि। तो चादी शब्द कुछ ये रहे, आगे देखते हैं। मित्रों ये चादी, चादी मतलब चा आदि, क्योंकि इसका पहला पद चा है और बहुत सारे हैं, इत्यादि भी लिखा ना, आदि और भी बहुत सारे हैं, तो सीधे उसका नाम दे दिया उन्होंने चादी। चा प्लस आदि है रियल में ये चादी। तो चा मीन्स और होता है, वा मीन्स अथवा, भूया मीन्स पुनः, तू मीन्स तो, खलु माने निश्चय ही, और वह शब्द का प्रयोग जोर देने हेतु किया जाता है। जैसे किसी पद को जोर देना है, दबाव डालना है, तो वहाँ हम वह का प्रयोग करेंगे, ना का प्रयोग नहीं के रूप में, ये आप जानते ही हैं। तो ऐसे कुछ शब्द चादी में होते हैं। मित्रों जैसे चा है तो छात्राः संस्कृतम विज्ञानम चा पठन्ति। छात्राः मतलब छात्र संस्कृत और विज्ञान, तो और के रूप में वहाँ संस्कृत और विज्ञान पढ़ते हैं। वह मतलब होता है अथवा। तो जैसे भवान नेता अभिनेता व अस्ति, भवान मीन्स आपके लिए, तो आप नेता हैं या अभिनेता हैं, तो भवान नेता अभिनेता व अस्ति। इसमें और भी है, जैसे भूया है तो भूया मीन्स होता है पुनः, तो अधिक के लिए भी या पुनः के लिए भी होता है इसका प्रयोग। छात्रा भूया भूया प्रश्नम पृच्छति, मतलब छात्र बार बार प्रश्न पूछते हैं, भूया भूया प्रश्नम पृच्छति। इसके बाद खलु, खलुषा बालकः, निश्चित ही वह बालक है, तो खलु शब्द का प्रयोग निश्चित के लिए किया जाता है। मित्रों वह शब्द जोर देने के लिए किया जाता है। जैसे इसमें उदाहरण लिखा हुआ है, सा बालिका वह श्रेष्ठा, वह बालिका ही श्रेष्ठ है। वह मीन्स ही के लिए या जोर देने हेतु किया जाता है, वह बालिका ही। जहाँ वाक्य में किसी चीज पर जोर दिया जाए तो वह बालिका ही श्रेष्ठ है, तो वह बालिका वहाँ लिखा गया है, सा बालिका वह श्रेष्ठा। इसके बाद माँ मतलब नहीं, कर्मण्येवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, और ना मीन्स नहीं, राजेशा विद्यालयम न गच्छति, राजेश विद्यालय नहीं जाता। इस तरह से ये बहुत सारे चादी हैं। इसके बाद समुच्चय बोधक अव्यय होता है। पहला आपने पढ़ा उपसर्ग, दूसरा क्रिया विशेषण, और ये तीसरा पढ़ा आपने चादी। और जो चौथा होता है, चौथा है समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय आपको पता है, समुच्चय मीन्स होता है जोड़। दो शब्दों को, दो वाक्यों को या वाक्यांशों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे समुच्चय कहलाते हैं। तो अथ शब्द है, जैसे अथ को समुच्चय में रखा गया है, चेत नो चेत को समुच्चय में रखा गया है। तो इस तरह से ये कुछ समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अथ जैसे अथ कथा प्रारभ्यते, अथ कथा प्रारभ्यते मतलब कथा प्रारंभ होगी, तो इस तरह से अथ आरंभ सूचक शब्द है, किसी चीज को आरंभ करने के लिए अथ लगाया जाता है। जैसे अथ श्री महाभारत कथा सुना होगा आपने। ऐसे ही चेत नो चेत भी समुच्चय बोधक अव्यय है। चेत मतलब होता है यदि, और नो चेत मतलब होता है यदि नहीं। मतलब लेखनी अस्ति चेत, अगर लेखनी है। चेत मतलब यदि, और नो चेत मतलब यदि नहीं। तो इसमें उदाहरण लिखा है कि लेखनी अस्ति चेत, लेखनी मतलब कलम, अगर कलम है तो लिखतु, लेखनी अस्ति चेत लिखतु, और नो चेत पठतु, अगर नहीं है तो पढ़ो। मतलब लेखनी है तो लिखो, और अगर नहीं है तो फिर पढ़ो। लेखनी अस्ति चेत लिखतु, नो चेत पठतु। ऐसे यहाँ पिपासा अस्ति चेत जलम पिबतु, अगर प्यासे हो तो जल पियो, नो चेत मा पिबतु, और प्यासे नहीं हो तो ना पियो। तो इस तरह से चेत नो चेत का प्रयोग भी यहाँ समुच्चय बोधक अव्यय में
किया जाता है। मित्रों फिर विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय विस्मय सूचक शब्दों के लिए हैं, और विस्मय सूचक शब्द जैसे आहा, आहा शब्द है, ये विस्मय सूचक है। अपन कहते हैं ना आहा, मजा आ गया आहा, तो वहां आहा शब्द का आश्चर्य सूचक के लिए है अहो, बत, अपन कहते हैं ना हट, अरे, तो ये सब अहो, बत, हा, अरे, रे, इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग विस्मयादि बोधक में किया जाता है। अहो राजन, हा कष्टम, हो, तो इस तरह से प्रयोग इनका विस्मयादि बोधक अव्यय के रूप में होता है। तो मित्रों अव्यय इतने ही हैं, 5 भेद हैं, तो अव्यय को आप पढ़ेंगे। मित्रों आप जुड़े रहिएगा। हाँ, व्याकरण लगभग 80% अपनी हो चुकी है। व्याकरण 80% से ज़्यादा, मैं तो ये कहूँगा कि लगभग 85 और 90 पहुँच रही है। मतलब दशहरा तक आपकी व्याकरण लगभग पूरी हो जाएगी, जितनी पढ़ना है या जितना अपने सिलेबस में है। बाकी व्याकरण तो पूरी कभी नहीं होती, क्योंकि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और लगभग 4000 सूत्र हैं, तो बहुत विस्तार है व्याकरण का। लेकिन मित्रों जितनी अपने लिए आवश्यक है या जो सिलेबस में है वो काफ़ी हद तक अपन ने पढ़ ली है। इसके बाद हम प्रश्न सीरीज देंगे, प्रश्न आपको समझाएंगे आगे चल के, तो प्रश्न ज्ञान भी हो जाएगा कहाँ से कैसा प्रश्न आता है। उसके अलावा पेडागॉजी प्रारंभ करेंगे। तो मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने का प्रयास करिए और कमेंट देने का प्रयास करिए। पेडागॉजी के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है कि जो पेडागॉजी पढ़ाना है वो संस्कृत में ही पढ़ाई जानी है आपको, क्योंकि प्रश्न तो संस्कृत में ही आएंगे, तो आपकी समझ और अवबोध कैसे बढ़ेगी। तो उस संस्कृत में जो पेडागॉजी है उसको पढ़ाने के लिए हमने PDF तैयार की हुई है। PDF आपको भेज दी जाएगी या एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगी या आप तक पहुंचा दी जाएगी जहां भी है। तो उस PDF से आप उसको हार्ड कॉपी में ले लें, मतलब प्रिंट आउट निकला लें उसके, और वो प्रिंट आउट आपके सामने होना चाहिए जब मैं यहाँ से पढ़ाऊँ, क्योंकि मेरे सामने भी वही PDF यहाँ रहेगी और मैं उसको पढ़ के एक वाक्य पढ़ूंगा, उस वाक्य का अर्थ बताऊंगा, कौन सी विभक्ति है, कौन सा लिंग है, इसमें इसका अर्थ ये क्यों निकल रहा है। इस तरह से हम पढ़ाएंगे। तो उससे क्या लाभ होगा, उसमें जो आपके गद्य पद आने हैं तो उससे गद्य खंड भी कंप्लीट हो जाएगा और प्लस पेडागॉजी भी होती जाएगी। तो पेडागॉजी समझाते चलेंगे, साथ में गद्य खंड भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। इस तरीके से पेडागॉजी पढ़ना है मित्रों, एक अलग तरीका है हट के। लेकिन जब तक आपके सामने उसकी हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट सामने नहीं होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप तक हम पहुंचा देंगे PDF, आप उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लें और एक बार आप उसको पढ़ भी लें तो और बेहतर समझ में आएगी। फिर यहाँ पढ़ाएंगे तो दोबारा हो जाएगी, फिर उसके प्रश्न बताएंगे तो 3 बार। मित्रों कोई कसर न रह जाए, कसर न रह जाए, सोचने के लिए न रह जाए कि यदि ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। कंडीशनल सेंटेंस न बन जाए वो, ठीक है। जो आपको पढ़ाया था ना कंडीशनल, हेतु हेतु मद भूतकाल, तो ऐसा वाक्य न बन जाए कहने के लिए। तो मित्रों आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, MP पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, CPCT से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस,
कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर। ठीक है, आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811671 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर MPTET के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और MPTET के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं PEB जो सिलेबस है उसके हिसाब से, उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे PEB सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।